चलिए इस पे गौर करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में स्वतंत्रता और समानता जैसे बहुत शक्तिशाली विचारों को फैला दिया। इसने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिससे लगने लगा कि समाज की पूरी संरचना जो सदियों से चली आ रही थी उसे बदला जा सकता है। आज हम 19वीं सदी के यूरोप की उथल-पुथल भरी राजनीति और रूस में हुई उस ऐतिहासिक घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उदारवादियों, रेडिकल्स और रूढ़िवादियों के विचारों से लेकर रूस में समाजवाद के उदय और मतलब क्रांति की आग तक ले जाते हैं। तो हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे औद्योगिक क्रांति और नए राजनीतिक विचारों ने मिलकर 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक रूसी क्रांति को जन्म दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने बदलाव का दरवाजा तो खोल दिया, पर कोई इस बात पर सहमत नहीं था कि उस दरवाजे से कितनी तेजी से गुजरना है। यहीं से यूरोप में 3 अलग-अलग सोच पैदा हुई। बिल्कुल, आप इसे बदलाव की रफ्तार का टकराव कह सकते हैं। एक तरफ थे रूढ़िवादी जो इस दरवाजे पर ब्रेक लगाना चाहते थे, बीच में थे उदारवादी जो संभल कर एक-एक कदम रखना चाहते थे, और फिर थे रेडिकल्स जो चाहते थे कि सब दौड़ पड़ें। यही 19वीं सदी की राजनीति का मतलब मूल तनाव था। थोड़ा और समझते हैं, उदारवादी असल में क्या चाहते थे? देखिए, उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्मों का सम्मान हो और राजा महाराजाओं की जो बेलगाम ताकत थी उस पर अंकुश लगे। वे चुनी हुई सरकार तो चाहते थे, लेकिन सबके लिए वोट के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। अच्छा। उनका मानना था कि वोट का अधिकार सिर्फ संपत्ति वाले पुरुषों को ही मिलना चाहिए। और रेडिकल्स इससे भी आगे की सोच रखते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। रेडिकल्स की मांग थी कि सरकार देश की मेजॉरिटी मतलब बहुमत के हिसाब से बने। वे महिला मताधिकार के भी समर्थक थे और जमींदारों और उद्योगपतियों को मिले विशेषाधिकारों के सख्त खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में जमा नहीं होनी चाहिए। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा था जब औद्योगिक क्रांति सब कुछ बदल रही थी। बिल्कुल। नए शहर बस रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था, कारखाने खुल रहे थे। हाँ, और ये औद्योगिकीकरण अपने साथ नई और आप कह सकती हैं भयानक समस्याएं भी लाया। कारखानों में 12 से 15 घंटे काम करना आम बात थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी फैली हुई थी और शहरों में गंदगी और बीमारियों का अंबार था। इन्हीं हालात ने समाजवाद जैसे और भी क्रांतिकारी विचारों के लिए जमीन तैयार की। यहीं पर समाजवाद की विचारधारा सामने आई, जो सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की बात कर रही थी। समाजवादियों का मानना था कि सारी समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति ही है। उनका तर्क सीधा था, जिसके पास फैक्ट्री है वो सिर्फ अपने मुनाफे का सोचेगा, उन मजदूरों का नहीं जिनकी मेहनत से वो मुनाफा बन रहा है। सही बात है। इसलिए उनका समाधान था कि उत्पादन के साधनों मतलब फैक्ट्रियों और जमीनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। इस दिशा में कुछ शुरुआती प्रयोग भी हुए थे, है ना? जैसे रॉबर्ट ओवेन का वो सहकारी समुदाय बनाने का सपना। हाँ, रॉबर्ट ओवेन या लुई ब्लैंक जैसे शुरुआती समाजवादियों ने सहकारी समितियों या सरकारी मदद से चलने वाले सामूहिक उद्यमों की कल्पना की थी। लेकिन जो विचार सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए वे थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के। मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी है। यहाँ पूंजीपतियों का फैक्ट्रियों पर कब्जा है और उनका मुनाफा मजदूरों के शोषण से आता है। तो मार्क्स के हिसाब से इसका हल क्या था? मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति मुनाफा कमाते रहेंगे, मजदूरों की हालत नहीं सुधरेगी। उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना होगा और एक कम्युनिस्ट समाज बनाना होगा जहां सारी संपत्ति पर पूरे समाज का हक हो। अच्छा। मार्क्स को विश्वास था कि ये होकर रहेगा और मजदूरों की जीत तय है। तो ये सारे विचार पूरे यूरोप में सुलग रहे थे, लेकिन एक साम्राज्य ऐसा था जहां हालात इतने विस्फोटक थे कि एक चिंगारी ही सब कुछ जलाने के लिए काफी थी, और वो था ज़ार का रूस। बिल्कुल। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस ज्यादातर यूरोप से बहुत अलग था। यहाँ की लगभग 85% आबादी खेती पर निर्भर थी। 85%? हाँ, 85%। उद्योग बहुत कम थे और सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे बड़े शहरों में थे। 1890 के दशक में जब रेलवे नेटवर्क फैला और विदेशी निवेश बढ़ा, तब जाके कोयला और स्टील उत्पादन में थोड़ी तेजी आई। और वहाँ मजदूरों के हालात कैसे थे? क्या यूरोप के बाकी मजदूरों जैसे ही थे? हालात बहुत खराब थे। काम के घंटे 15 तक पहुंच जाते थे और पगार बहुत कम थी। महिला मजदूरों की संख्या लगभग 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता था।
लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद रूस के मजदूरों में एक खास बात थी। जब उन्हें लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे एकजुट होकर हड़ताल कर देते थे। अच्छा। जैसे 1896-97 में कपड़ा मिलों में और 1902 में धातु उद्योग में हुआ था। लेकिन ये तो मार्क्सवाद के सिद्धांत से थोड़ा अलग लगता है। मार्क्स तो औद्योगिक मजदूरों को क्रांति का अगुवा मानते थे, किसानों को नहीं। तो क्या रूस में समाजवादियों को अपने सिद्धांत में बदलाव करना पड़ा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। रूस में समाजवादी क्रांतिकारियों का एक बड़ा तबका यही मानता था कि रूस की क्रांति मजदूर नहीं बल्कि किसान करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? इसकी वजह थी रूस के किसानों की एक अनोखी परंपरा। वे समय समय पर अपनी सारी जमीन अपने कम्यून, जिसे मीर कहते थे, को सौंप देते थे। फिर मीर हर परिवार की जरूरत के हिसाब से जमीन का बंटवारा करता था। इस सामूहिकता की भावना की वजह से समाजवादियों को लगा कि किसान स्वाभाविक रूप से समाजवादी हैं और वही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। तो पहली चिंगारी कब भड़की? 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार से हुई थी, है ना? हाँ, 1904 का साल मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल था। महंगाई आसमान छू रही थी और असल आमदनी 20% तक गिर गई थी। इसी के विरोध में पादरी गैपॉन के नेतृत्व में हजारों मजदूर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकालते हुए जार के विंटर पैलेस पहुंचे। और वहां उन पर हमला कर दिया गया। हाँ, पुलिस और कोसैक्स ने उन पर गोलियां चला दी। 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना ने पूरे रूस में हड़तालों और प्रदर्शनों की ऐसी लहर पैदा की कि जार को झुकना पड़ा और एक चुनी हुई सलाहकार संसद यानी ड्यूमा बनाने की इजाजत देनी पड़ी। लेकिन जार ने इस ड्यूमा को ज्यादा चलने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। जार अपनी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं चाहता था। उसने पहली ड्यूमा को सिर्फ 75 दिनों में और दूसरी को 3 महीने में बर्खास्त कर दिया। बस। हाँ, फिर उसने वोटिंग के कानून बदलकर तीसरी ड्यूमा को रूढ़िवादी नेताओं से भर दिया जो उसकी हाँ में लाते थे। और फिर आया 1917 और पहला विश्व युद्ध। इसने तो हालात को और बिगाड़ दिया होगा। इसने रूस को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया। शुरू में तो लोगों ने युद्ध का समर्थन किया, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा। 1917 तक 70 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके थे। 70 लाख? हाँ, सेना पीछे हट रही थी और रास्ते में फसलों और इमारतों को तबाह कर रही थी, जिससे 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। जर्मनी के बाल्टिक समुद्र पर कब्जे से औद्योगिक सप्लाई भी बंद हो गई। नतीजा ये हुआ कि शहरों में रोटी और आटे की भारी किल्लत हो गई। और यहीं से फरवरी क्रांति की शुरुआत होती है, जिसने जार के शासन का अंत कर दिया। बिल्कुल। 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राद की एक फैक्ट्री में तालाबंदी हुई। अगले दिन 50 और फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। यहीं से समाजवाद की जीत हुई और रूसी क्रांति की हार पड़ी। अच्छा, ये स्टोरी तो बहुत ही रोमांचक रहा है ना? हाँ तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।